शुभाशीष बच्चों, कक्षा 7 की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। इस पाठ को हमने 3 भागों में बांटा है और आज हम इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन करेंगे और उसमें जानेंगे हम मुगल कालीन समाज के बारे में। अब तक हमने जाना। बच्चों, इस भाग को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या क्या जाना। हमने पिछले भागों में जाना था कि बाबर ने भारत में लोदी वंश का अंत करके मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी कि बाबर ने एक नए वंश की स्थापना भारत में की थी जिसको मुगल वंश कहा गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठे थे। अब जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे अकबर मुगल सिंहासन पर बैठे। अकबर ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और अकबर ने कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भारत में कराया, जैसे कि फतेहपुर सीकरी में जोधा का महल, बुलंद दरवाजा और पंचमहल आदि का अकबर ने निर्माण कराया था। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठे। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और उन्होंने अपने शासनकाल में न्याय को प्रधानता दी थी। जहांगीर के समय में चित्रकला का विकास हुआ था, यानी कि चित्रकला को उसके समय का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे। शाहजहां ने अपने समय में मुगल स्थापत्य कला का विकास किया था और आगरा का ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनाया था और बहुत सारी इमारतें बनाई थी जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ थी। शाहजहां के बाद उनके पुत्र औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। आज हम जानेंगे मुगल कालीन समाज एवं धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुगल कालीन संस्कृति, समन्वय तथा स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। मुगल कालीन समाज जो है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। जब मुगल आए तो क्योंकि उनकी संस्कृति अलग थी तो उनका भारतीय संस्कृति में मिश्रण भी हुआ। तो मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों तथा नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे कि एक नई संस्कृति का विकास हुआ। भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन की पद्धतियों में भी बदलाव आया, क्योंकि वो बाहर से आए थे तो नई संस्कृति लाए थे, तो जो सामाजिक पद्धतियों में भी बदलाव आया। सामाजिक और धार्मिक स्थिति। अब धार्मिक स्थितियों और सामाजिक स्थितियों में तो हम बता ही रहे हैं कि बदलाव आया। तो क्या हुआ था, मुगलों के आगमन से जाति व्यवस्था के अंदर नई जातियां और उपजातियों का भी उदय हो गया और जो बादशाह था, जो सम्राट था, वो और उसका परिवार सर्वोपरि था, यानी कि सबसे बड़ा ओहदा जो था बादशाह और बादशाह के परिवार वालों का था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा, पवित्र धार्मिक व्यक्ति, सैयद, शेख आदि आते थे और दूसरा वर्ग में मुस्लिम अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आते थे।
उसके बाद भूमिहीन कृषक, जिनके पास खेती नहीं होती थी, वो किसान, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय दास आदि की श्रेणी थी। यानी कि जो मुगल कालीन सामाजिक स्थिति थी वो कई वर्गों में बटी हुई थी। हिंदू समाज की स्थिति, अब चूंकि मुगलों का जब भारत में आगमन हुआ तो हिंदू समाज की जो स्थिति थी उस समय में बदलाव आया और हिंदू समाज भी जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था, यानी कि ब्राह्मण जो थे वो सबसे बड़े थे। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार, राजस्व प्राप्त था। उसके बाद क्षत्रियों का वर्ग था, उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान दिया गया था। जैसी जैसी उनकी योग्यता थी वैसे वैसे उनको स्थान दिया जाता था। अब तीसरा वर्ग था वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी होते थे और व्यापारिक समुदाय में उनकी एक महत्वपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि व्यापार को वो बढ़ावा देते थे, तो उनकी जो स्थिति थी वो महत्वपूर्ण थी। समाज में निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे और इसमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे। मुगल कालीन सामाजिक जनजीवन, अब जो मुगल कालीन सामाजिक जनजीवन इस प्रकार से था। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हो गई, यानी कि स्त्रियां जो हैं पर्दा करती थी। स्त्रियों को पुनः विवाह तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, यानी कि स्त्रियां जो थी वो तो दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती थी और पिता की संपत्ति पर दावा भी नहीं कर सकती थी। मुगल काल में जहां शासक वर्ग शानो शौकत के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे और वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार तथा श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, यानी कि वो गरीब थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों और श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी, यानी कि वो भी गरीब तबकों में आते थे। सांस्कृतिक समन्वय, अब मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य कला, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विशेष विकास हुआ। इन्होंने इन सभी क्षेत्रों में विकास किए, कुछ नया ऐतिहासिक चीजों की रचना भी की। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल अपने साथ तुर्की ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हो गया। स्थापत्य कला, मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण कराया था। मुगल शहंशाहों ने कई किले बनवाए जिसमें मुगल और भारतीय शैली का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बालुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्प कला का मिश्रण देखने को मिलता है और महलों में छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया था। इनकी दीवारें और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। आगरा का किला, यह चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये आगरे के किले का चित्र है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इस किले में अधिकतर लाल बालुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इस किले में गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। यह मुगलों की ऐतिहासिक इमारत है।
आगरा के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास को भी बनवाया गया था, जो कि अपनी सुंदरता में बेजोड़ थे, बहुत ही सुंदर हैं वो। अब जो आगरा का किला है, यह एक पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इसको देखने के लिए आते हैं। आगरे के किले की विशेषता। अब आगरे के किले की विशेषता यह है कि आगरे के किले में शाहजहां ने सफेद संगमरमर में इमारतें बनवाई थी। इस किले में शाहजहां ने बंगला शैली का छज्जा भी बनवाया था। शाहजहां इस महल से ही अपनी बेगम की याद में बनवाए ताजमहल को देखा करता था। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई महल का छज्जा गुजराती शैली से बना हुआ है और इन छज्जों में बहुत ही सुंदर छतरियों का इस्तेमाल भी किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव को देखा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक 2 मंजिला इमारत है और इस इमारत पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव है। जोधाबाई उर्फ हरकाबाई ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी और इनका विवाह बादशाह अकबर के साथ हुआ था। यह जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये जोधाबाई के महल के एक छज्जे का चित्र है, जो कि गुजराती शैली से बना हुआ है। और जैसे कि हमने बताया कि जोधाबाई का महल कहां पर है, बिल्कुल सही बोला बच्चों, वो फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का मकबरा। अब ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये हुमायूं के मकबरे का है। हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली से बना हुआ है और ये विश्व धरोहर भी है। इस मकबरे को सफेद तथा लाल बालुआ पत्थर से बनाया गया है, यानी कि सफेद और लाल बालुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह मुगल वास्तुकला का भारत में पहला उदाहरण है और इस मकबरे को हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के आदेशानुसार 1562 में बनवाया गया था। अब इस मकबरे में हुमायूं के साथ साथ राजसी लोगों की कब्रें भी हैं और यह जो स्थान है यह एक पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इसको देखने के लिए आते हैं। अकबर का मकबरा। ये जो चित्र है बच्चों, ये अकबर का मकबरा है जो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा आगरा से 5 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी के नाम से इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा। मकबरे का निर्माण सफेद संगमरमर और लाल बालुए पत्थर से किया गया। इसमें मुस्लिम और हिंदू वास्तु शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। इस मकबरे के चारों ओर अच्छी तरह से बना हुआ बगीचा है, यानी कि बाग है। यह मकबरा मुगलों की प्रमुख इमारतों में सबसे सुंदर इमारत में से एक है। एतमादुद्दौला का मकबरा। अब बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हो, यह एतमादुद्दौला का मकबरा है। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया था। सजावट की इस पद्धति को पियत्रा द्योरा, यानी कि एक प्रकार की नक्काशी होती है, से
एक प्रकार की नक्काशी से किया गया था। नूरजहां ने अपने पिता की याद में आगरा में यमुना के किनारे एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। इस मकबरे में सबसे पहले पत्थर पत्थर पर जवाहरात जड़ने का काम का उपयोग किया गया था। ताजमहल, अब ये जो चित्र है बच्चों, ये ताजमहल का चित्र है। आप सब भी पहचानते हैं इसको। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसकी सजावट पत्थर की पद्धति से की गई है। आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ताजमहल जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से भी एक है। अब ताजमहल की विशेषताएं। इस इमारत की विशेषता यह है कि इसमें विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे और ऊंचे चबूतरे हैं। इसकी इमारत में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। यह एक पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इसको देखने के लिए देश और विदेश से आते हैं। पंचमहल, यह जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये पंचमहल का चित्र है और इसको हवा लेने के लिए बनवाया गया था। 5 मंजिलों वाला ये पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। अकबर को फतेहपुर सीकरी जो नगर था बहुत ही प्रिय था, इसलिए उसने इसको अपनी राजधानी भी बनाया। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो कि विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग में किए जाते हैं, उससे ये बना है। मुगल कालीन बाग बगीचे। अब मुगलों को बाग बगीचों में सैर करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बाग बगीचों का भी निर्माण किया था। मुगलों को बाग बगीचों का बहुत शौक था और मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। बगीचों में जगह जगह सुंदर फुहारे भी थे और कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बाग में बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। अब बच्चों आ गया गतिविधि का समय और हम जानते हैं कि आपको गतिविधि करने में तो बहुत ही मजा आता है। तो चलिए, कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों के विकल्प भी दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला प्रश्न बच्चों, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? सबको पता है, मुगल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? सोचिए, शाहजहां, जहांगीर या खुसरो? सही बोला बच्चों, जहांगीर अकबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठे। निशात बाग कहां पर है? कश्मीर में, पंजाब में और लाहौर में। ये तो हमने अभी अभी जाना है, सबको पता है। तो निशात बाग कहां है? कश्मीर में है। जोधाबाई का महल कहां पर है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या जयपुर में? बिल्कुल सही अनुमान लगा लिया बच्चों, जोधाबाई का महल कहां है? फतेहपुर सीकरी में है। अब आपको गतिविधि करने में मेरे साथ बहुत ही मजा आया है। चलिए कुछ और भी जानते हैं। शब्दावली मतलब कुछ नए शब्द जिनका अर्थ हम जानेंगे। पहला शब्द है संरक्षक, नाबालिग की देखभाल करने के लिए नियुक्त व्यक्ति। मनसबदार, मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी। नौरोज, वर्ष का पहला दिन पारसियों का, यानी कि पारसियों का जो वर्ष का पहला दिन होता है उसको नौरोज कहते हैं। फरमान, शासन द्वारा जारी किया गया आदेश, उसको फरमान कहते हैं। शासन से जो आदेश जारी होते हैं उसको फरमान कहा जाता है। और मकबरा,
मकबरा बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक। शाहजहां और अकबर के काल की इमारतें। यह जो चित्र आपने देखा है यह है लाल किले का, और लाल किले कहाँ है? नई दिल्ली में, आप सब जानते हैं। दूसरा चित्र किसका है? जामा मस्जिद का, और जामा मस्जिद कहाँ पर है? वो भी दिल्ली में है। और ये चौथा चित्र है, ये दीवाने आम का चित्र है जो कि दिल्ली के लाल किले में है। और ये दीवाने खास का चित्र है, ये भी दिल्ली के लाल किले में बना हुआ है। और ये शाहजहां ने, ये सारी चारों इमारतें जो हैं वो शाहजहां ने बनवाई थी। अब अकबर काल की इमारतें। अकबर की इमारतें, पहला जो चित्र है वो है बुलंद दरवाजे का। और पता है आपको बुलंद दरवाजा कहाँ है? हाँ जी बिल्कुल, वो फतेहपुर सीकरी में है। अब दूसरा चित्र है आगरा के किले में बना हुआ दीवाने आम। और दीवाने आम में क्या होता था? बादशाह जो है आम जनता से उनकी फरियादों को सुनता था। और आगरा के किले में बना हुआ दीवाने खास। और आपको पता ही है दीवाने खास में बादशाह किससे मिलते थे? अपने मंत्रियों से शासन संबंधी चर्चा किया करते थे। और आज हमने जाना, आशा करती हूँ बच्चों पाठ तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम जल्दी से एक बार जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने जाना मुगल कालीन समाज और मुगल काल की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति को जाना। और हमने जाना हिंदू समाज की स्थिति के बारे में जाना, मुगल कालीन सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक समन्वय को समझा। स्थापत्य कला में आगरा का लाल किला, जोधा का महल, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा, ताजमहल और पंचमहल के बारे में हमने विस्तार से जाना, क्योंकि वो किस शैली से बने हुए हैं। साथ ही साथ हमने जाना मुगल कालीन बाग बगीचों के बारे में। अब बच्चों गृह कार्य है, और गृह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। तो पहले 2 प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हम पहले पढ़ते हैं और फिर आप इसका उत्तर सोचकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। अभी हमने इस पाठ में विस्तार से आपको यह बात बताई है, तो आप कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, मुगल कालीन सामाजिक जनजीवन के बारे में 5 मुख्य बातें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। अब है सही जोड़े। सही जोड़े मिलाइए। तो आपको क्या करना है? इनको मिलाना है। तो पहला है बुलंद दरवाजा, जल्दी से आप मेरे साथ कर लेते हैं। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और ताजमहल कहां पर है? सबको मालूम है ताजमहल आगरा में है। और हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अब प्रोजेक्ट कार्य करने में भी आपको बहुत मजा आता है। तो इसमें 2 प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए हैं, इनको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करना है। पहला प्रश्न है शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है अगर आपको कभी घूमने का अवसर मिले तो आप दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी व जयपुर में से किस स्थान पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये आप सोचकर लिखिएगा। अब बच्चों आशा करती हूं कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगली कक्षा में फिर मिलने का वादा करते हुए धन्यवाद बच्चों।